आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक पिता के सपनों, एक बच्चों की मासूमियत और एक शिक्षिका की घिनौनी करतूत की है। ये कहानी गुजरात के सूरत जिले की है, जहाँ 30 अप्रैल 2025 की सुबह एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ जिसने समाज के सबसे पवित्र रिश्ते, शिक्षक और छात्र के रिश्ते को कलंकित कर दिया। ये कहानी एक 13 साल के मासूम बच्चे और उसकी 23 साल की शिक्षिका की है, जो न केवल उस बच्चे के साथ गलत रिश्ते में थी, बल्कि उससे गर्भवती होने का दावा भी कर रही थी। इस कहानी को सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने बच्चों के प्रति सजग रहें, उनके साथ खुलकर बात करें और ऐसी घटनाओं को रोक सकें। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, जो सूरत की गलियों से शुरू होकर गुजरात, राजस्थान की सीमा तक फैली हुई है। ये कहानी सूरत के एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होती है। सूरत गुजरात का एक व्यस्त और समृद्ध शहर, जहां व्यापार और मेहनत की अपनी अलग पहचान है। इस शहर की एक सोसाइटी में रहता था एक व्यापारी परिवार, जिसका मुखिया था एक मेहनती पिता। इस पिता का एकमात्र सपना था कि उसका इकलौता बेटा, जिसकी उम्र उस समय मात्र 10 साल थी, वो बड़ा होकर कुछ बन जाए। वो चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बने, ताकि परिवार का नाम रोशन हो। इस सपने को पूरा करने के लिए पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। सन 2022 में जब उनका बेटा कक्षा 5 में पढ़ रहा था, पिता ने फैसला किया कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने एक होम ट्यूशन की व्यवस्था करने का विचार किया। सोसाइटी में ही एक 20 साल की युवती रहती थी, जिसका नाम था निशा। निशा एक शिक्षिका थी जो आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसकी पढ़ाने की शैली और व्यवहार की वजह से सोसाइटी में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि निशा को ट्यूशन के रूप में रखा जाए। पिता को ये विचार पसंद आया, क्योंकि निशा पास में ही रहती थी और उसका व्यवहार भी विश्वसनीय लगता था। इस तरह 15 जून 2022 से निशा ने बच्चे को ट्यूशन देना शुरू किया। शुरुआत में वो बच्चे को उसके घर पर पढ़ाने आती थी। बच्चा, जिसका नाम आरव था, एक शांत और आज्ञाकारी लड़का था। वो अपनी पढ़ाई में ठीक-ठाक था, लेकिन पिता चाहते थे कि वो और बेहतर करे। निशा ने आरव को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में मदद करना शुरू किया। पहले कुछ महीने सब कुछ सामान्य रहा। निशा समय पर आती, पढ़ाती और चली जाती। पिता और माँ को लगता था कि उनका बेटा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सामान्य सा दिखने वाला रिश्ता जल्द ही एक घिनौने अपराध की नींव बनने वाला था। जैसे जैसे समय बीता, निशा और आरव के बीच का रिश्ता बदलने लगा। 2023 में जब आरव कक्षा 6 में पहुंचा, निशा ने सुझाव दिया कि वो आरव को अपनी जगह पर पढ़ाना चाहती है, क्योंकि उसके घर पर अन्य बच्चे भी ट्यूशन के लिए आते हैं और वहां पढ़ाने में सुविधा होगी। पिता को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। सोसाइटी का माहौल सुरक्षित था और निशा पर उन्हें पूरा भरोसा था। इस तरह जुलाई 2023 से आरव निशा के घर ट्यूशन के लिए जाने लगा। निशा का घर सोसाइटी में ही था, बस कुछ मिनट की दूरी पर। शुरुआत में निशा के घर पर अन्य बच्चे भी ट्यूशन के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने लगी। 2024 तक, जब आरव कक्षा 7 में था, निशा के पास केवल आरव ही ट्यूशन के लिए जाता था और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। निशा, जो अब 22 साल की थी, निशा ने आरव के प्रति असामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो उसे विशेष ध्यान देने लगी और उससे निजी बातें करने लगी और धीरे धीरे उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। आरव उस समय केवल 12 साल का था, एक ऐसी उम्र जहां बच्चे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। निशा ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाना शुरू किया। वो उसे उपहार देती, उसकी तारीफ करती और कभी-कभी उसे अकेले में बुलाकर उससे ऐसी बातें करती जो एक शिक्षिका को अपने छात्र से नहीं करनी चाहिए। धीरे-धीरे निशा ने आरव को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाना शुरू किया। 2024 के मध्य तक, जब आरव 13 साल का हो चुका था, निशा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा अपराध था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। निशा ने आरव को इस रिश्ते को गुप्त रखने के लिए कहा। वो उसे डराती थी कि अगर उसने किसी को ये बात बताई
तो उसका और उसके परिवार का अपमान होगा। आरव जो अभी बच्चा ही था, निशा की बातों में आ गया। आरव डर और आकर्षण के मिश्रित भावों में फंस गया। निशा का व्यवहार दिन ब दिन और साहसी होता गया। वो आरव को अपने घर पर लंबे समय तक रोकती और जब भी मौका मिलता उसके साथ गलत हरकतें करती। ये सिलसिला महीनों तक चला। 2025 की शुरुआत में निशा ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने बताया कि वो अब गर्भवती है और ये बच्चा आरव का है। ये सुनकर आरव घबरा गया, लेकिन निशा ने उसे शांत करते हुए कहा कि वे दोनों साथ में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद निशा ने आरव के साथ भागने का प्लान बनाया। निशा की उम्र अब 23 साल थी और वो जानती थी कि उसका अपराध अब छिप नहीं सकता। उसने फैसला किया कि वो आरव को लेकर सूरत से भाग जाएगी। 25 अप्रैल 2025 की सुबह आरव अपने घर से ट्यूशन के लिए निकला, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। घंटों बीत गए और जब वो घर नहीं आया तो परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। आरव की मां ने निशा को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। परिवार ने सोसाइटी में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरकार उन्होंने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में साफ दिख रहा था कि आरव निशा के साथ सोसाइटी से बाहर जा रहा था। ये देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। उसी दिन शाम को आरव के परिवार ने सूरत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत मामला अपहरण की धाराओं में दर्ज किया और जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस निशा के घर गई, लेकिन वहां ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि निशा भी सुबह से गायब है। पुलिस को शक हुआ कि निशा और आरव का गायब होना कोई संयोग नहीं है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक विशेष जांच दल एसआईटी गठन किया। उन्होंने सूरत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और टोल नाकों पर अलर्ट जारी किया। निशा और आरव की तस्वीरें सभी पुलिस स्टेशनों में भेज दी गई। पुलिस ने सूरत के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पता चला कि निशा और आरव एक मॉल में गए थे, जहां निशा ने कुछ खरीदारी की थी। मॉल के फुटेज में निशा ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिसमें पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन का पता चला। पुलिस ने निशा के मोबाइल फोन की डिटेल्स निकाली। हालांकि निशा ने अपना पुराना सिम कार्ड हटा लिया था, लेकिन उसने नया सिम अपने पुराने फोन में डाला था। फोन के आईएमईआई नंबर की मदद से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करने में सफल रही। पता चला कि निशा और आरव सूरत के बड़ोदरा की ओर गए थे। पुलिस ने बड़ोदरा में छापेमारी शुरू की, लेकिन तब तक दोनों वहां से निकल चुके थे। इस बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। 29 अप्रैल 2025 को एक मुखबिर ने सूचना दी कि निशा और आरव गुजरात राजस्थान के बॉर्डर के पास श्यामलाजी नामक जगह पर देखे गए हैं। मुखबिर ने बताया कि वे एक लग्जरी बस में यात्रा कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत इस सूचना पर कार्रवाई की। 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे गुजरात पुलिस ने श्यामलाजी के पास घेराबंदी की। एक के बाद एक 3 बसों की जांच की गई। पहली 2 बसों में कुछ नहीं मिला और पुलिस को लगा कि शायद सूचना गलत थी, लेकिन तीसरी बस में पुलिस को निशा और आरव मिल गए। निशा शांत बैठी थी और उसके बगल में 13 साल का आरव था। पुलिस ने दोनों को तुरंत हिरासत में लिया और सूरत वापस लाया। जब निशा और आरव से पूछताछ शुरू हुई तो जो सच्चाई सामने आई वो हर किसी को हतप्रभ कर देने वाली थी। निशा ने पुलिस को बताया कि वो 5 महीने की गर्भवती है और ये बच्चा आरव का है। उसने दावा किया कि वो और आरव पिछले 1 साल से प्यार में थे और ये रिश्ता उनकी आपसी सहमति से था। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। एक 23 साल की शिक्षिका और एक 13 साल का बच्चा, ये रिश्ता न केवल अनैतिक था बल्कि कानूनन भी एक गंभीर अपराध था। पुलिस ने निशा का मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें पुष्टि हुई कि वो वाकई 5 महीने की गर्भवती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये बच्चा वाकई आरव का था। इसके लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट के सैंपल भेजे, जिनके नतीजों का इंतजार अभी भी जारी है। जब पुलिस ने आरव से अलग से बात की तो उसने बताया कि निशा ने उसे पहले तो भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया और फिर शारीरिक संबंध बनाए। उसने स्वीकार किया कि वो निशा के प्रभाव में था और उसे लगता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी बातों से ये साफ था कि वो एक बच्चा है जिसे निशा ने अपने जाल में फंसाया था। पुलिस ने निशा के फोन और अन्य सामान की जांच की तो पता चला कि निशा ने भागने की पूरी प्लानिंग की थी। उसने सूरत के बीआर मॉल से
कपड़े, जूते और सूटकेस खरीदे थे। उसने आरव को भी अपने साथ भागने के लिए तैयार किया था। दोनों ने सूरत से बड़ोदरा, फिर अहमदाबाद, फिर दिल्ली, फिर वृंदावन और जयपुर तक का सफर तय किया था। इस दौरान वे होटलों में रुके, जहां निशा ने आरव को अपना भाई बताकर कमरे बुक किए, लेकिन अंदर वे पति पत्नी की तरह व्यवहार करते थे। जांच में ये भी पता चला कि निशा ने अपने परिवार को शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो हर बार बहाने बनाती थी। ये कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। निशा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 4, 8, 12 और बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है और उसका डीएनए टेस्ट रिजल्ट आना अभी बाकी है। दूसरी ओर आरव को भी काउंसलिंग दी जा रही है, ताकि वो इस सदमे से उबर सके और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सके। ये घटना हमें कई सबक देती है। पहला, माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। अगर आरव के माता पिता ने उससे नियमित रूप से बात की होती तो शायद ये घटना सामने आ जाती। दूसरा, शिक्षक और ट्यूटर जैसे लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, समाज को बच्चों को यौन शिक्षा और जागरूकता देनी होगी, ताकि वे ऐसी परिस्थितियों में सही फैसले ले सके। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन जैसी जगहें जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है, वहाँ भी खतरे हो सकते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखनी होगी। अगर बच्चा अचानक चुप्पी साध ले, पढ़ाई से मन हटने लगे या किसी खास व्यक्ति के प्रति असामान्य लगाव दिखाए, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों से अपनापन रखें, उनसे बातें करें और उनकी हर छोटी बड़ी बात को गंभीरता से लें। ये कहानी दुखद है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको जागरूक करना है। आइए मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकें, ताकि कोई और मासूम इस तरह से जाल में न फंसे।